गुड इवनिंग बच्चा लोग। तो स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, लेक्चर कितना है? कौन सा लेक्चर है ये? करंट इलेक्ट्रिसिटी का 3। सेकंड है कि थर्ड है? चलिए देखिए, थर्ड है। ठीक है, चलो तो कंसेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है उसको समझ लेते हैं। करंट को जो रोकता है, क्या होता है? हाँ, जो करंट को रोकता है, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि पूरा करंट को रोक देता है। जैसे करंट फ्लो हो रहा है तो थोड़ा सा अमाउंट में करंट को वो क्या करता है? फ्लो को है ना, रोक देता है। तो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ करंट बाय द कंडक्टर और वायर इज कॉल्ड इट्स रेजिस्टेंस। ठीक है। जैसे ये तार है, यहाँ पे तार में जो करंट आपका फ्लो कर रहा है, तो उस वायर करंट फ्लो होने तो दे रहा है, लेकिन कुछ अमाउंट में रेजिस्टेंस भी ऑफर कर रहा है। अगर वो रेजिस्टेंस ना रहता तो करंट का फ्लो जो रहता वो ज्यादा रहता। ठीक है, मतलब करंट जो अमाउंट में फ्लो होता तार से, वो क्या होता? थोड़ा ज्यादा अमाउंट में आता। ठीक है। तो वो जो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड होता है फ्लो ऑफ करंट को, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, रेजिस्टेंस क्यों है? एक एक क्वेश्चन आता है कि रेजिस्टेंस क्यों है, कॉज ऑफ रेजिस्टेंस, है ना? कॉज ऑफ रेजिस्टेंस। तो कॉज ऑफ रेजिस्टेंस क्या क्या होता है आपका? बोलो। देखो, ऐसा है ना कि इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है, ठीक है, एक जैसे मान लो एक कंडक्टर लोगे, क्या लोगे आप? कंडक्टर। ठीक है। तो कंडक्टर में अगर आप कंडक्टर दो तरह का ले सकते हो। एक आप ले सकते हो मेटल, ले लो। एक आप क्या ले सकते हो? मेटल। और दूसरा आप ले सकते हो आयनिक सॉल्यूशंस ले सकते हो। आयनिक सॉल्ट, मतलब आयनिक सॉल्ट सब होता है ना, सॉल्ट सॉल्यूशन जिसको बोल सकते हो, एसिड सॉल्यूशन, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट, ये सब इसमें आयंस की वजह से करंट फ्लो होता है। ठीक है। तो आप आयनिक सॉल्ट सॉल्यूशंस बोल सकते हो। ठीक है ना, दीज आर कंडक्टर। बट अगर आप मेटल को कंडक्टर चुनते हैं, जनरली जो हमारे घर में जो फ्लो होता है करंट का, किसके थ्रू होता है? तार के थ्रू। तार क्या हो रहा है? सिल्वर, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, यही रहता है। ठीक है, तो ये क्या है? मेटल है। मेटल के थ्रू जो करंट का फ्लो होता है, ये फ्लो होता है ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किसके वजह से होता है? ठीक है, ये ध्यान में रखना, करंट का फ्लो मेटल में किसके वजह से? ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और यही आपका सॉल्ट सॉल्यूशंस अगर होगा, तो फिर उसमें किसके वजह से करंट का फ्लो होगा? आयंस के वजह से। किसके वजह से? आयंस के वजह से। जैसे मान लो NaCl का सॉल्यूशन लिए, तो उसमें क्या आ जाएगा आपका? Na प्लस आयंस होंगे और Cl माइनस आयंस होंगे, जो उस सॉल्यूशन में फ्लो करेंगे। चार्ज पार्टिकल्स है, चार्ज पार्टिकल्स अगर फ्लो करेगा तो वहां पे करंट आपका डेवलप हो। कोई दिक्कत? जब करंट फ्लो होगा तब वो चार्ज और अनचार्ज चार्ज होगा। चार्ज के फ्लो होने के वजह से करंट का फ्लो है। एक बात याद रखना, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हो, एक चीज जान लो। फोर्स चार्ज के वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के वजह से, पोटेंशियल चार्ज के वजह से, पोटेंशियल डिफरेंस वो भी चार्ज के वजह से, और करंट वो भी चार्ज के वजह से। बिना चार्ज के कुछ नहीं। क्लियर है? तो चार्ज के फ्लो के वजह से क्या है आपका? करंट है। करंट का डेफिनेशन ये फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, यही ना है? ठीक है, तो आपका उस बेसिस। ठीक है। बस ध्यान रखना आप लोग को कि दोनों चीज जब दिया रहेगा, दो तरह का कंडक्टर, जैसे कि बताया सॉलिड कंडक्टर, एक हो गया आयनिक सॉल्ट सॉल्यूशन, तो यहाँ पे आयंस होते हैं, है ना? करंट कैरियर्स कौन होते हैं? आयंस होते हैं। और यहाँ पे करंट कैरियर्स आपके क्या हो गए? इलेक्ट्रॉन्स हो गए। क्लियर है? तो ये जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, जैसे मान लो एक मेटल का सीट है, एक मेटल का आपका क्या है? सीट है। मेटल के सीट में क्या होता है कि बहुत सारा आपका आयंस होता है। क्या होता है आपका? कैटायंस। बेसिकली कौन से आयंस होते हैं? कैटायंस। जैसे जैसे एल्यूमिनियम अगर हम लोग बोल दिए, ठीक है, तो एल्यूमिनियम के Al3+ आयंस होंगे। और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो इन आयंस के बीच में जो खाली जगह रहता है, उसके थ्रू मूव करते रहते हैं। उसके थ्रू क्या करते रहते हैं? मूव करते रहते हैं। तो क्या होता है ना, मूवमेंट के टाइम में इन आयन से उन इलेक्ट्रॉन्स का कोलिजन होता है। ऐसा कोलिजन नहीं बोल सकते कि हाँ डायरेक्टली जाके कोलाइड करता है, फोर्सेस का कोलिजन होता है।
बढ़ते बढ़ते जैसे एक्सेलरेट कर रहा फिर रुक गया, फिर एक्सेलरेट कर रहा फिर रुक गया, फिर मतलब इस तरीके से भागने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फोर्सेस की वजह से फिर क्या हो रहा है, उसको ब्रेक्स लग रहा है। क्लियर है ना? तो ये मतलब ये कहने का मतलब ये हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो बहुत स्मूथली नहीं होता है मेटल के अंदर, ये बहुत सारी दुविधाओं से पार होकर के होता है। क्लियर हो रहा है ना? अब इस पे बहुत सारा चीज डिपेंड करता है, कितना ज्यादा कोलिजन होगा, जितना ज्यादा कोलिजन होगा उतना ज्यादा चार्ज को क्या मिलेगा, रुकाव मिलेगा, ऑब्स्ट्रक्शन मिलेगा कंडक्टर के अंदर फ्लो करने में। समझ में आ रहा है ना? तो इन कोलिजन्स के वजह से ही आपका क्या है, रेजिस्टेंस। क्लियर? कोई डाउट है इसमें? आप समझ में आया है ना? किस वजह से? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन स्मूथली फ्लो नहीं करता है कंडक्टर के अंदर, बल्कि वो क्या करता है, बहुत सारे उसके अगल बगल जो आयंस होते हैं उनके फोर्सेस के वजह से वो मूव करता है, कभी फास्ट कभी ब्रेक्स लगता है, इस तरीके मतलब हिंडर्ड टाइप का आपका मूवमेंट होता है, रेगुलर मूवमेंट नहीं होता है, स्मूथ मूवमेंट नहीं होता है। क्लियर है ना? इस और यही आपका कारण क्या, किस चीज का बनता है, रेजिस्टेंस का। अगर आप चार्ज को फ्लो करने में ऑब्स्ट्रक्ट करोगे तो वही चीज क्या बोलते हैं, उसी वो करंट को फ्लो करने में ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, मतलब वही आपका कारण किस चीज का हो गया, रेजिस्टेंस का, कॉज ऑफ रेजिस्टेंस। क्लियर है मेरे ख्याल से? कोई डाउट है किसी को, पूछ सकते हो। ठीक है, अच्छा तो ये आप ध्यान में रखिएगा, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ कोलिजन्स सफर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स विद द पॉजिटिव आयंस व्हाइल मूविंग फ्रॉम वन एंड टू अदर। क्लियर है? किसके साथ कोलिजन्स, पॉजिटिव आयंस के साथ। मेटल के अंदर कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं, अगर जैसे मेटल बोल दिए, बोले उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन कौन से होंगे, तो क्या बोलोगे आज के बाद, उस मेटल के आयन। क्लियर है? कैटायन, पॉजिटिव आयन, और उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? जैसे एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम का आयन क्या हो जाएगा, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है एल्यूमिनियम में, 3। तो 3 इलेक्ट्रॉन मतलब कि आयन जो फॉर्म होगा वो कौन सा हो गया, 3+, और जो एटम से इलेक्ट्रॉन निकल गया वो इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव कर रहा होगा, यहाँ पे। तो दूसरे जो पार्टिकल हो गए इसके अंदर वो कौन सा हो गए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, आखिरी सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वो। क्लियर? ठीक है। और इनके मूवमेंट के में ये Al3+ आयंस जो है क्या करता है, ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करता है। ठीक है। और वो जो कॉलिजन्स होता है, वो कॉलिजन्स ही रेजिस्टेंस का क्या करता है, कॉज होता है। कोई डाउट है इसमें? अब समझ में आ गया, और ये पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। क्लियर मेरे ख्याल से? रेजिस्टेंस क्या होता है समझ में आ गया है? ठीक है, चलो अब जो है ना ओम्स लॉ पहले समझो अच्छे से। ओम्स लॉ क्या है? ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, current flowing in a conductor is directly proportional to the potential difference applied across its ends provided the physical conditions and the temperature of the conductor remains constant। जैसे मान लो कि ये एक कंडक्टर है, इसके एंड्स में, ठीक है, कहां पे, इस कंडक्टर के एंड्स में, मान लो ये एंड को ए नाम दे दो, इस एंड को आप बी नाम दे दो। ठीक है, तो फिर एक पोटेंशियल डिफरेंस जो अप्लाई हो गया, मतलब बी ए माइनस बी बी। ठीक है, ये पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होगा। ठीक है, इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट, चार्ज का फ्लो होगा, और उसी चार्ज के फ्लो की वजह से करंट का फ्लो होगा। क्लियर है? बोल रहा है कि वो जो करंट फ्लो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इस पोटेंशियल डिफरेंस के। ठीक है, अच्छे से याद रखना, कंडीशंस इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए, अलग अलग कुछ कुछ कंडीशंस है जो चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई डाउट है? जैसे ह्यूमिडिटी भी नहीं चेंज होना चाहिए, बहुत बहुत फैक्टर्स है, लेकिन आप लोग को जो मेन एक इंपॉर्टेंट बताया गया वो टेम्परेचर। कोई डाउट है इसमें? क्लियर? ठीक है, अब देखो ये है क्या, तो ये जैसे मान लो कंडक्टर है, तो इसके दोनों एंड्स में पोटेंशियल का डिफरेंस है। पोटेंशियल का क्या है, डिफरेंस है। पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है, तो जितना मान लो इस एंड का पोटेंशियल वी ए है और इस एंड का पोटेंशियल वी बी है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, वी ए माइनस वी बी। अब डिपेंड करेगा कौन सा हाइयर पे है कौन सा लोअर पोटेंशियल पे है। मान लेते हैं ए आपका हाइयर पोटेंशियल पे है और आपका बी लोअर पोटेंशियल पे है, तो करंट का फ्लो इस डायरेक्शन में होगा और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इस डायरेक्शन में होगा। क्लियर है? करंट का फ्लो इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो उसके अपोजिट, लोअर से हाइयर में। कोई डाउट इसमें? नहीं। अब यहां पे बोला कि ये जो करंट है आई, ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा
पोटेंशियल डिफरेंस के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? पोटेंशियल डिफरेंस के। ठीक है, और यहीं से आपका एक लॉ आ गया, ओम्स लॉ आ गया। अगर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहाँ पे अगर हम लोग डाल देंगे तो इसी में आ जाता है V इज इक्वल्स टू आई आर। ठीक है, आई आर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जहां पे आर आपका रेजिस्टेंस है। आर क्या है आपका? रेजिस्टेंस। और यही आपका क्या है यहाँ पे? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। यही आपका रेजिस्टेंस हो गया। उस हिसाब से आर इज इक्वल्स टू क्या बोल सकते हो? V बाई आई। क्लियर है? क्लियर ना? हाँ, आर बराबर क्या हो जाएगा आपका? V बाई। ठीक है, और आर आपका क्या हो गया? रेजिस्टेंस हो गया। जहां पे वी हम वी ए माइनस बीबी, कहने का मतलब वैसे आपको वी ए माइनस बीबी करके कोई दिया नहीं रहेगा, डायरेक्टली पोटेंशियल डिफरेंस दे देगा। जैसे मान लो 6 वोल्ट, कहने का मतलब है एक का 12 12 वोल्ट पकड़ लो, एक का आप 6 वोल्ट पकड़ लो, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ? 6 वोल्ट। तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू दिया रहेगा 6 वोल्ट। जैसे मान लो कि आपने बैटरी यूज किया 5 वोल्ट का, तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट है। 1.5 वोल्ट का बैटरी अपना यूज किया तो मतलब उसका 1.5 वोल्ट है सर्किट में। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? समझ में आ रहा है? क्लियर है ना? ठीक है, तो आगे बढ़े। चलिए, उसके बाद है यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है? क्या होगा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस अगर यहां से बोले तो? वोल्ट पर एम्पियर बोल सकते हो। हाँ, वोल्ट पर एम्पियर, या फिर उसको ओम बोला जाता है। ठीक है, याद रखना। तो ओम्स लॉ जो यूनिट है ना, वहीं से आया है। तो यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? कैपिटल आर से डिनोट करते हैं रेजिस्टेंस को, ये हो जाएगा ओम। ये क्या हो जाएगा? ओम। इसको एक सिंबल से डिनोट किया जाता है इस तरीके का। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, ये आपका हो जाएगा वोल्ट पर एम्पियर। ये क्या हो गया आपका? वोल्ट पर एम्पियर। अच्छा, इसमें बहुत सारा खेल दिखाते हैं। करंट को जो रोक दे उसको बोले क्या? रेजिस्टेंस। करंट को जो बहने दे उसको क्या बोले? कंडक्टर। करंट को जो बहने दे मतलब चार्ज को जो फ्लो करने दे अच्छे से, उसको कंडक्टर बोले। और चार्ज को जो रोक दे उसको क्या बोले? रेजिस्टेंस, है ना? उसको क्या बोले? रेजिस्टेंस, है ना? तो रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस जो है ना, एक तो दूसरे का रेसिप्रोकल टर्म है। ये क्या है? रेसिप्रोकल टर्म है। मतलब आप 1/रेजिस्टेंस करोगे तो वो हो जाएगा कंडक्टेंस। कोई दिक्कत? और यही आप 1/कंडक्टेंस करोगे तो वो क्या हो जाएगा आपका? रेजिस्टेंस। क्लियर है? तो वहां से एक टर्म आया आपका कंडक्टेंस। आप दोनों का अंतर समझ गए होंगे ना? रेजिस्टेंस क्या चीज है? करंट के फ्लो को ऑब्स्ट्रक्शन जो फील होता है इन द कंडक्टर, उसी को बोलते हैं रेजिस्टेंस। और करंट जितना इजिली फ्लो हो रहा है उसी को हम क्या बोलेंगे? कंडक्टेंस। ठीक है, तो कंडक्टेंस जो होगा, याद रखना आप लोग, कंडक्टेंस होगा आपका, कंडक्टेंस ये बराबर होता है 1/रेजिस्टेंस। इसके बराबर होता है 1/रेजिस्टेंस। ठीक है ना? तो 1/R का वैल्यू आपका हो गया। तो कंडक्टेंस का इसी तरह यूनिट ऑफ कंडक्टेंस क्या हो जाएगा? यूनिट ऑफ कंडक्टेंस, है ना? यूनिट ऑफ कंडक्टेंस क्या दिया गया है? आप लोग कुछ दिया पता है कंडक्टेंस का यूनिट? अभी तक पढ़े हो कहीं पे? नहीं पढ़े हो? तो कंडक्टेंस का यूनिट देखो ओम है ना, आप इसको महो लिख सकते हो। ठीक है, करंट का ये यूनिट होता है, या फिर इसका उल्टा टर्म आप लोग वो भी देख सकते हो। क्लियर है? 1/ओम, ये इस तरीके से पर ओम। ठीक है, पर ओम, है ना? आप ये दोनों कंडक्टेंस के यूनिट में आप यूज कर सकते हो। क्लियर है? कोई दिक्कत? अच्छा, कंडक्टेंस को और एक दूसरा टर्म में हम बता बता रहे हैं, उसको भी समझने की कोशिश करना। ठीक है, यही कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस को भी, मतलब कहने का मतलब है एक वायर का रेजिस्टिविटी या फिर एक पर्टिकुलर किसी भी मटेरियल का रेजिस्टेंस जो है वो किस चीज पे डिपेंड करता है, मतलब क्या उसके शेप साइज पे डिपेंड करता है कि नहीं करता है? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करता है तो किस तरीके से करता है? तो उस टॉपिक को कवर करने के लिए एक इंपॉर्टेंट टर्म आ गया, रेजिस्टिविटी। क्या आ गया आपका? रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी ये क्या है, इसको समझते हैं। अगर आप लोग बताओ मेरे को,
तार जितना लंबा होगा, ठीक है, तार जितना लंबा होगा उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, उतना ज्यादा होगा कि कम होगा, ज्यादा होगा। और तार का क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना ज्यादा होगा उतना करंट इजिली फ्लो करेगा, मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा होगा कि कम होगा। फिर से समझो, जैसे मान लेते हैं कि ये एक आपका कंडक्टर है, ठीक है, ये कंडक्टर है ना, तार होता है ना, तार तार इसी तरीके का होता है। तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना ज्यादा होगा, हम पूछ रहे रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा ना कम होगा। और ये लेंथ जितना ज्यादा होगा उतना आपका रेजिस्टेंस क्या होगा, वो तो समझ में आ रहा है ज्यादा, क्योंकि जितना देर आप फ्लो करने दे रहे हो उतना कोलिजन उसको मिलते रहेगा, मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। नॉर्मल सा बात है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना बड़ा होगा, आप बोल सकते हो उतना ज्यादा चार्ज फ्लो करेगा एक बार में। तो यानी कि आपका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। तो यहां से दो एक चीज आता है, इसको ध्यान में रखना कि रेजिस्टेंस जो होता है आपका आर, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल ऑफ द कंडक्टर। कोई दिक्कत है? क्लियर है ना? अब यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन अगर हम लोग यहाँ देंगे तो आर इज इक्वल्स टू हो जाएगा रो एल बाई ए। क्या हो जाएगा? रो एल बाई ए। ये रो है यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो है, इसी को बोला जाता है रेजिस्टिविटी। क्या बोला जाता है? रेजिस्टिविटी। अच्छा, अगर अगर आपसे कोई पूछेगा, अब यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन आ सकता है, जैसे रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या है, या रेजिस्टिविटी का डेफिनेशन क्या बोलोगे? रेजिस्टेंस का तो डेफिनेशन बोल दोगे, द एबिलिटी ऑफ द कंडक्टर टू रेजिस्ट द करंट, सही है, और या फिर ऑब्स्ट्रक्ट द करंट, है ना, ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ करंट। लेकिन रेजिस्टिविटी का डेफिनेशन क्या बोलोगे? बोलो। रेजिस्टिविटी इज, देखो अच्छे सुनो पहले, रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर व्हेन लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज 1 यूनिट एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 यूनिट। अगर दोनों 1 हो जाएगा, 1 1 ऊपर कैंसिल हो जाएगा, आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो। तो रो को आप क्या डिफाइन कर सकते हो, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर व्हेन एल एंड ए इज 1 यूनिट। कोई दिक्कत? क्लियर है? समझ में आ रहा है? एल का यूनिट होता है 1 मीटर, आप बोल लो, और इसको 1 मीटर स्क्वायर बोल लो, यही ना होगा? कोई दिक्कत? समझ में आ गया? तो रेजिस्टेंस अच्छे समझ में आया क्या हुआ, रेजिस्टिविटी कैसे डिफाइन किया हम लोग? रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर व्हेन लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज टेकन एज 1 यूनिट एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इज टेकन एज 1 यूनिट। कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। अब इसका यूनिट, रेजिस्टिविटी का यूनिट, तो अगर आप इसी चीज को एक्सपैंड और कर दो तब क्या हो जाएगा भैया, बताओ तो। आर इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए था ना, ठीक है, तो रो इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आर ए बाई एल, ठीक है। एसआई यूनिट के बारे में अगर बात करें तो आर का यूनिट क्या हो जाएगा, ओम। ए का ये क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। और एल का यूनिट मीटर। ये खत्म हो गया, मतलब यूनिट क्या है आपका रेजिस्टिविटी का, ओम मीटर। क्या यूनिट आया, ओम मीटर। कोई दिक्कत है? क्लियर है ना? दोनों चीज क्लियर हो गया, समझ में आ गया? रेजिस्टेंस, अच्छा कैसे ये चीज पता की है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये समझ में आया? एल बढ़ रहा है, रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, नॉर्मल सा बात है, जितना लेंथ तक फ्लो कराओगे उतना ऑब्स्ट्रक्शन ज्यादा मिलेगा, ठीक है। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना ज्यादा होगा उतना चार्ज एक बार में 1 यूनिट एरिया से फ्लो करेगा, मतलब फ्लो ऑफ करंट ज्यादा होगा, मतलब रेजिस्टेंस क्या होगा, कम। रेजिस्टेंस क्या होगा, कम। तो इसलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया गया है, ठीक है। और डिफरेंट मटेरियल्स का रो का वैल्यू डिफरेंट होता है, तो ये मटेरियल डिपेंडेंट होता है। रो का वैल्यू आपका किस पे डिपेंडेंट होता है, मटेरियल डिपेंडेंट होता है। क्लियर है? कोई डाउट है ना? मतलब अलग अलग मटेरियल का रेजिस्टिविटी अलग अलग होगा। कोई दिक्कत? समझ में आ गया?
ठीक है, आगे बढ़ जाए। चलिए, तो रेजिस्टिविटी हो गया। रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी का डेफिनेशन चलो लिखिए, लिख ही देते हैं इसमें। रेजिस्टिविटी का डेफिनेशन अभी क्या बताया? रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, resistivity is the resistance of the conductor is the resistance when L is equals to 1 unit and A is equals to 1 unit. लिखा? घरे जाके छापेगा? चलो ठीक है, घर जाके ही छाप लो। कर लिए? अच्छा, यहाँ पे भी दो टर्म है तो उसी तरह वहां भी दो टर्म है। कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस क्या हुआ? क्या बोले थे? 1 बाई रेजिस्टेंस। तो कंडक्टिविटी होता है 1 बाई रेजिस्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होता है आपका? 1 बाई रेजिस्टिविटी। ठीक है, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी इज इक्वल टू क्या होता है? 1 बाई रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी अभी तुरंत बताए थे क्या होता है? रो इज इक्वल टू आर एल बाई ए। यही है ना कि आर ए बाई एल, आर ए बाई एल था, है ना? तो कप्पा हो गया उसका। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा आपका? आर ए बाई एल था, तो ये हो जाएगा आपका एल बाई आर ए। कोई दिक्कत? सही है ना? हाँ, अब इसका यूनिट क्या हो गया आपका? बताओ अपने से, क्या हो जाएगा? पर ओम पर मीटर। क्या हो जाएगा? पर ओम पर मीटर। क्लियर है? कोई डाउट है? समझ में आ गया? पर ओम पर मीटर, ये आपका किसका यूनिट हो गया? कंडक्टिविटी का यूनिट हो गया। इसको कप्पा सिंबल से डिनोट किया जाता है, कप्पा बोलते हैं इसको। हाँ, ठीक है, कप्पा। क्लियर? समझ में? इतना पार्ट क्लियर हो चुका अच्छे से। अब थोड़ा क्वेश्चंस करते हैं, उससे देखते हैं कितना आपका अंडरस्टैंडिंग बना है। ठीक है, और जो नहीं बना है थोड़ा बहुत और बनाते हैं। ठीक है। हाउ मच वर्क इज डन in moving a charge of 2 coulomb across 2 points having a potential difference to 12 volt? How much work is done in moving a charge of 2 coulomb across 2 points having a potential difference of 12 volt? ए बाबू, तुम इधर आ। पोटेंशियल डिफरेंस बराबर हो जाएगा आपका वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, क्यू। तो पोटेंशियल डिफरेंस आपका कितना दे रखा है? 12 वोल्ट। और वर्क डन कितना है? निकालना है। और चार्ज कितना दे रखा है? 2 कूलम। तो वर्क डन कितना हो जाएगा? 12 × 2 कितना हो गया? 24। यूनिट क्या होगा इसका? जूल। है ना? वर्क का यूनिट क्या होगा? जूल होगा। तो यहां से एक चीज ये भी समझ में आ रहा है, पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय चार्ज इज वर्क। पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय चार्ज। तो एक यूनिट जूल का यहाँ पे यूनिट आप वीसी भी बोल सकते हो। हाँ, वोल्ट कूलम बोल सकते हो ना। जूल को आप, जूल आप करंट, अभी तो मैकेनिक्स के टर्म्स में जूल को आप जानते हो कितने, किस फॉर्म में? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब न्यूटन मीटर। सही है ना? वर्क इसी फॉर्म में जानते हो ना। करंट इलेक्ट्रिसिटी में या चार्ज के टर्म्स में तुम जूल को, जूल यूनिट जो है आपका, उसको वोल्ट मल्टीप्लाइड बाय चार्ज में समझ सकते हो, मतलब बी इंटू सी, वोल्ट कुलम। क्या हो जाएगा? वोल्ट कुलम। ये आपका क्या होगा? जूल के बराबर होगा। कोई दिक्कत है इसमें? समझ में आ गया वाला चीज? ठीक है, चलो और क्वेश्चन करो। नेम अ डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर। एक डिवाइस का नाम बताओ जो पोटेंशियल डिफरेंस
हाँ, मेंटेन करने में काम आता है। सेल, बैटरी। कोई दिक्कत? नहीं ना भाई? नहीं कोई दिक्कत है? What is meant by saying that potential difference between 2 points is 1 volt? 1 वोल्ट। 1 वोल्ट का मतलब हो गया 1 जूल पर 1 कुलम, है ना? तो 1 वोल्ट का मतलब हो गया 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 कुलम ऑफ चार्ज इन मूविंग द चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स। इसका मतलब क्या होगा, फिर से बोले। ठीक है। 1 जूल इज द वर्क। 1 जूल क्या हो जाएगा? इज द वर्क इन मूविंग, 1 मिनट, इन मूविंग 1 कुलम चार्ज बिटवीन दोज पॉइंट्स, बिटवीन दोज पॉइंट्स। क्लियर? अब समझ में आया? कोई डाउट है? क्लियर है ना? वन अभी ना बताए, अभी तुरंत बताया ना, पोटेंशियल डिफरेंस बराबर क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क डन 1 वोल्ट का मतलब क्या हो, 1 जूल पर 1 कुलम। यानी कि 1 जूल वर्क आपको करना पड़ेगा 1 कुलम चार्ज को मूव कराने में। कहां से कहां तक? एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट, है ना, उन दोनों पॉइंट, जिस दोनों पॉइंट के बारे में बात कर रहा है क्वेश्चन। क्लियर है? कोई डाउट है? उसके बाद तीसरा, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कुलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। ये तो बनाओ न्यूमेरिकल, बनाइए जल्दी से, इसको थर्ड वाला बनाइए। ठीक है, तो मेरे ख्याल से 6 वोल्ट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वर्क डन डिवाइडेड बाई 1 कुलम। तो वर्क कितना हो जाएगा, 6 जूल। क्लियर है? वर्क डन कितना हो जाएगा, 6 जूल। और देते हैं कुछ क्वेश्चंस। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, लव यू ऑल। चलिए।